हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सभी अध्ययन करा रहा हूं। पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हमने जो प्रतिचयन की विधियां थी, विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। सामान्यतः इसकी 4 प्रकार की विधियां बताई गई थी। प्रथम विधि जो हमारी थी सहविचार विधि थी। दूसरी विधि थी, आज दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का बिंदु हमारा बच्चों क्या रहेगा? दूसरी विधि का नाम क्या है? प्रतिचयन की दूसरी विधि का नाम हमारा दैव प्रतिचयन विधि। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लेना। अध्याय हमारा वही पंचम चल रहा है, संगणना वाला पंचम अध्याय के अंतर्गत बताए गए हैं, तथ्य बिंदु बताए गए हैं। हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। प्रतिदर्श या प्रतिचयन की कौन कौन सी विधियां है, उन विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम विधि जो हमारी थी सहविचार विधि। सहविचार विधि के बारे में हम संपूर्ण प्रकार से अध्ययन कर चुके थे। सहविचार प्रतिचयन, इसके लाभ हानि गुण दोषों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि का नाम है बच्चों दैव प्रतिचयन। दैव प्रतिचयन विधि कौन सी विधि है बच्चों? दैव प्रतिचयन विधि। कहने का मतलब रैंडम सैंपलिंग मेथड। रैंडम DOM रैंडम सैंपलिंग मेथड। रैंडम सैंपलिंग मेथड विधि के बारे में जानने से पहले, अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं आज के बिंदु पर। दैव प्रतिचयन विधि कहने के बाद आपको दैव मतलब देवी आधार पर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो समंकों का जो प्रतिचयन लिया जाता है, प्रतिदर्श लिए जाते हैं, वह एक देव संख्याओं के आधार पर लिए जाते हैं। और वो देव संख्याओं में इसी कुछ विधियां बताई गई थी। उन्हीं विधियों के द्वारा प्रतिदर्श या आंकड़े लिए जाते हैं। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम कि आंकड़े किस प्रकार से, प्रतिदर्श जो लिए जाते हैं किस प्रकार से लिए जाते हैं। सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं पहले दैव प्रतिचयन विधि के बारे में। तो देखिए, इस विधि में इस विधि में समग्र इकाइयों में से समग्र की इकाइयां इस प्रकार से छांटी जाती है। छांटने का मतलब बच्चों उसके चयन करने से इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के इस प्रकार से छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में जो उसके प्रतिदर्श लिए जाएंगे, जिन इकाइयों का प्रतिदर्श में चयन किया जाएगा, प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की संभावनाएं बराबर होती है। यानी प्रतिदर्श में जो समंक लिए जाएंगे उनकी संभावनाएं बराबर रही। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हम जिस प्रतिदर्श का चयन कर रहे हैं उसी प्रतिदर्श के बारे में बताया गया है कि उसकी संभावना जो निकल कर आएगी वह किस प्रकार से निकल कर आएगी, किस रूप में निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तुमने समझा तो एक बार देख लेना
दैव प्रजनन विधि, इस विधि में समग्र की, समग्र मतलब संपूर्ण जो इकाइयां होती है, संपूर्ण इकाइयों के द्वारा संपूर्ण इकाइयों में से इस प्रकार से छांटी जाती है। संपूर्ण इकाइयों में प्रतिशत इस प्रकार से लिया जाएगा कि जो प्रति इकाई के प्रतिशत में सम्मिलित होने की संभावना बराबर रहती है। यानी 100 संख्याओं में से कोई सी भी 10 संख्या है, 5 संख्या है, 10 या 40 संख्या जिनका हम प्रतिशत के रूप में चयन कर रहे हैं, उनको सम्मिलित होने की उनकी जो संभावनाएं पॉसिबिलिटी जो रहेगी वह बराबर मात्रा में रहती है। प्रतिदर्श में जो प्रतिदर्श हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, तो प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन, जो चयन किया जाएगा इकाइयों का, जिसे आंकड़ा जो प्रतिदर्श लिए जा रहे हैं प्रतिचयन के माध्यम से, कहने का तात्पर्य है प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन पूर्णतया संभावनाओं या संयोगों किस संयोगों पर मतलब बच्चों आधारित होता है, संयोगों पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब किसी भी समग्र में से किसी भी इकाइयों का चयन होने की संभावना बनी हुई रहती है। जिस इकाई की संभावना रहेगी उस इकाई का चयन प्रतिदर्श के रूप में लिया जाएगा। तो वह मेरी कौन सी विधि होगी बच्चों? दैव प्रतिचयन विधि कहलाती है। अब कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं विधियों की परिभाषा को समझाने के लिए। प्रथम जो इस विद्वान का नाम आता है, विद्वान का नाम है बच्चों क्रॉक्स्टन व काउडेन के अनुसार। तो वह वैज्ञानिक परिभाषा या शास्त्रीय परिभाषा लिख लेते हैं क्रॉक्स्टन व काउडेन के अनुसार। पूर्व में भी इन दोनों विद्वानों का कई बार नाम आ चुका है। इन्होंने कई हर प्रकार के अध्याय में हर प्रकार की डेफिनेशन को समझाने का प्रयास किया है क्रॉक्स्टन व काउडेन के मतानुसार। क्रॉक्स्टन व काउडेन ने अपने मत किस प्रकार से प्रस्तुत किए उसके बारे में बताया जाएगा। जब किसी विद्वान की अर्थशास्त्रीय परिभाषाओं को लिखा जाता है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो क्रॉक्स्टन व काउडेन ने क्या कहा लिखिए कि एक प्रतिचयन दैव तब कहा जाता है, एक प्रतिचयन दैव तब कहा जाता है जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श से तात्पर्य यहाँ पे मदों के समूह से लिया गया है। मदों का समूह है। एक प्रतिचयन दैव तब कहा जाता है जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावनाएं हो, चुने जाने की संभावना हो। यह परिभाषा प्रमुख विद्वान क्रॉक्स्टन काउडेन ने अपने मत के अनुसार कही कि प्रतिचयन को दैव प्रतिचयन तक कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिचयन जो मदों का हमारा समूह बताया गया है उन समूह के चुने जाने की संभावना नहीं, उनमें से समग्र की इकाइयों में से किसी भी इकाई का चयन हो सकता है। कहने का तात्पर्य है उसे ही दैव प्रतिचयन के रूप में जाना जाएगा, कहा जाएगा। यह क्रॉक्स्टन व काउडेन के मतानुसार कही गई थी। सेकंड परिभाषा लिखिए सिम्पसन व काफ्का के अनुसार। प्रथम परिभाषा हो गई बच्चों क्रॉक्स्टन व काउडेन की। द्वितीय परिभाषा है हमारी सिम्पसन व काफ्का के अनुसार। इन दोनों अर्थशास्त्रियों का नाम भी पहले कई बार आ चुका है, सिम्पसन एवं काफ्का के मतानुसार। इन्होंने अपने कौन से मत व्यक्त किए?
दैव प्रतिजन विधि के बारे में, उन्हीं के बारे में कहा जाएगा। इन्होंने क्या कहा, लिखिए कि दैव प्रतिदर्श, दैव प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है, वह प्रतिदर्श है जिसमें, दैव प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसमें समग्र के प्रत्येक, जिसमें समग्र के, जिसमें समग्र के प्रत्येक मद, जो भी समग्र में से जो भी मद ली जा रही है, प्रत्येक मद के चुने जाने का, मद के चुने जाने का समान अथवा ज्ञात अवसर है, समान अथवा ज्ञात अवसर है। यह परिभाषा हमारी गई सिम्पसन काफ्का के अनुसार कि जो दैव प्रतिदर्श है वह प्रतिदर्श, दैव वह प्रतिदर्श बताया गया है जिसमें समग्र के प्रत्येक मद के चुने जाने की समान या समान संभावनाएं होंगी, समान अवसर होंगे, या हमें ज्ञात अवसर होंगे। नहीं, हर प्रकार के मद का चयन होने के बराबर संभावनाएं मानी गई है। समान रूप से उनका चयन हो सकता है, 10 इकाइयों में से किसी भी एक इकाई का, 2 इकाई का चयन आराम से हो सकता है। यानी 10 में से जरूर कुछ सब इकाइयों के बराबर समान महत्व दिया गया है। तो ये सिम्पसन परिभाषा कही थी, सिम्पसन में काफ्का ने कही थी। आगे चलते हैं हम, सांख्यिकी दोनों विद्वानों की परिभाषा, चारों विद्वानों के अनुसार परिभाषा व्यक्त होने के बाद सांख्यिक ने भी अपनी परिभाषा कही, सांख्यिक ने अपने मत प्रस्तुत किया। तो सांख्यिक के मत के अनुसार, सांख्यिकी लिखिए, सांख्यिकी मत के अनुसार, सांख्यिकी मतानुसार, जो और अन्य सांख्यिकी रहे हमारे, सांख्यिकी मतानुसार इस प्रकार दैव आधार पर, इस प्रकार दैव आधार पर, दैव आधार से तात्पर्य यहाँ पर है दैव प्रतिशत जो हमारा लिया जा रहा है, तो दैव आधार पर चुने गए जो किसका चुनेगा, समग्र इकाइयों का, तो चुने गए प्रतिदर्श समग्र का सही प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि अब सही प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसके लिए बताया गया है, क्योंकि ऐसे प्रतिदर्श से तात्पर्य क्या है बच्चों, दैव आधार पर जो प्रतिदर्श लिया गया है उसके लिए बताया गया है कि ऐसे प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयां, ऐसे प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयां सम, विषम या फिर औसत तीनों प्रकार की होती है। इकाइयां सम, विषम व औसत, सम, विषम व औसत तीनों प्रकार की होती है, तीनों प्रकार की होती हैं। और ये सम और विषम जो संख्याएं होती है ये एक दूसरे के प्रभाव को कर देती है बच्चों, नष्ट कर देती है। जो एक दूसरे के प्रभाव को, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट
कर देती है। यानी सम संख्या विषम संख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को विषम संख्या नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। तो सांख्यिक ने जो अपने मत में कहा, उन्होंने यही कहा कि दैव आधार पर चुने गए जो प्रतिदर्श होते हैं वे समग्र का यानी संपूर्ण इकाइयों का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? उसके लिए बताया गया क्योंकि ऐसे प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयां यानी उस प्रकार में सम्मिलित इकाइयां सम, विषम या औसत तीनों प्रकार की होती है। इसमें सम संख्या के रूप में, विषम संख्या के रूप में हो सकती है। सम संख्या जगह पता है जो संख्या 2 से विभाजित होगी हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होती है। जैसे आप कहते हैं इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम मान ली जाएंगे। ऐसे पढ़ाया आप लोगों ने, ठीक है। वही है जो विभाजित नहीं हो विषम संख्या हो गई। एवरेज जानते हो आप लोग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एवरेज इस प्रकार निकाला जाता है। तो तीनों प्रकार के मत उसमें सम्मिलित होते हैं और ये तीनों मत है उस बिंदु में दैव आधार पर प्रतिशत लिए गए हैं उसमें सम्मिलित होने के कारण इसके अंदर जो भी नकारात्मक या नेगेटिव रूप में जो पॉइंट या बिंदु सम्मिलित होते हैं वह उसको समाप्त कर देते हैं। क्योंकि इसमें दोनों पक्ष है, सम का पक्ष है, विषम का पक्ष है। दोनों पक्ष बराबर होने यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष से काट करता रहता है तो बैलेंस के बराबर बना हुआ रहता है। यानी प्रतिदर्श लेने की संभावनाएं सब में समान रूप से होती रहेगी। ये हमारे सामान्य डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं इसकी विधियों के बारे में कि जो प्रतिजन दैव प्रतिजन की जो है इसकी भी अनेक अन्य विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां, विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम विद्यार्थी का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग उसका अध्ययन कर सको, बाद में नोट्स बना सको अपने अपने, ठीक है। डेली स्कूल विद्यार्थी में आगे चलते हैं। चलो आगे हमारा बिंदु रहेगा हैंडलर से विद्यार्थी दैव प्रतिचयन की विधियां। चलिए यही बिंदु हमारा विधि वही चल रही है, सेकंड विधि। इस विधि के कई भाग बताए गए थे, उन भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो विधियां बताई गई थी दैव प्रतिचयन जो लिया जाता है किस प्रकार से लिया जाता है उसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो। इसी के अंदर ध्यान डाल लीजिए दैव प्रतिचयन की विधियां। दैव प्रतिचयन की निम्नलिखित दैव प्रतिचयन की निम्नलिखित विधियां, दैव प्रतिचयन की निम्नलिखित विधियां है। अब कौन कौन सी विधि है आपने पढ़ा था पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत। इसकी विधियों को 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम जो विधि है हमारी कौन सी विधि है बच्चों? लॉटरी विधि है। कौन सी विधि है? प्रथम विधि का नाम है लॉटरी विधि। तो लिखिए प्रथम विधि लॉटरी विधि, LOTTERY मेथड, METHOD, लॉटरी मेथड। अब लॉटरी विधि के अंतर्गत जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं किस प्रकार से लिए जाएंगे, प्रतिदर्शों का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसी के बारे में बताया जाएगा कि लॉटरी विधि के माध्यम से प्रतिदर्श जो आपके निकल कर आते हैं वो किस प्रकार से निकल कर आते हैं, ठीक है। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थियों ने लॉटरी विधि। चलिए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। जो लॉटरी विधि हमारी होती है उसमें प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार से किया जाता है। आपने वैसे सुना होगा समाज के अंतर्गत आप लोग कोई भी टीवी में कई बार गेम देखते हैं, मूवी देखते हैं तो मूवी में दिखाया जाता है लॉटरी किस प्रकार से निकल कर आती है। तब आप शायद समझ चुके होंगे लॉटरी विधि में कैसे निकाला जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई संख्या दी जाती है, संख्या निर्धारण है। वैसे में बहुत सारी पर्चियां हैं। जैसे आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉलेज महाविद्यालयों के अंतर्गत जैसे अभी स्कूलों के अंतर्गत है लड़कियों को स्कूटी मिल रही है या मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना भरी जाती है उसके अंदर लॉटरी निकलती है। इसमें जैसे राजस्थान के अंदर 1 लाख है जो जनरल की ओबीसी जो लड़कियां हैं जिन्हें 12th क्लास में 60% अबोव की है तो 60% अबोव के अंतर्गत केवल राजस्थान में 1 लाख है लड़कियों को 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। वह भी एक लॉटरी प्रणाली है।
स्कूटी ज्योमेट्री का लोटर प्रणाली है, अप्लाई बहुत सारे लड़के बच्चे करते हैं, लेकिन जिसका नाम आए वही है। ठीक है, वो सब लोटर विधि के माध्यम है। इसमें छोटा सा लिख लेते हैं, थोड़ी बात लिख लीजिए। इस विधि में समग्र की इकाइयों में से, इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई, इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को एक संख्या दे दी जाती है। यानी समग्र में जितने भी इकाइयां हैं, तो प्रत्येक इकाई का एक किसी अंक का निर्धारण कर दिया जाता है, उसको एक संख्या दे दी जाती है। और जो ये संख्याएं होती है बच्चों, कैसे होती है? क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप होती है। संख्या दे दी जाती है। ये संख्याएं क्रमानुसार होती है। क्रमानुसार जो होगी, जो क्रम के अनुसार होगी, जैसे 0 1 2 3 4 आदि, आगे तक जो भी संख्याएं होगी आदि, प्रत्येक संख्या को इसमें प्रत्येक जो संख्या होती है उसमें प्रत्येक संख्या को एक पर्ची, प्रत्येक संख्या को एक पर्ची अंक लिखी हुई, अंक लिखी हुई दे दी जाती है। एक पर्ची लिखी हुई दे दी जाती है। फिर किसी निष्पक्ष व्यक्ति या किसी व्यक्ति की आंखें बंद कर, पर्चियां उठवाई जाती है। यानी जिस व्यक्ति की आंखें बंद की गई है, या निष्पक्ष वाला जो व्यक्ति है, किसी पक्ष में भेदभाव नहीं करता है, या तो उस व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी एक व्यक्ति की आंखें बंद कर पर्चियां उठवाई जाती है। जितनी पर्चियां जितने प्रतिदर्श अनुसंधानकर्ता को लेने होते हैं, जितने बड़ा अनुसंधानकर्ता को लेने होते हैं, वे उतनी ही पर्चियां उठाते हैं। उतनी ही पर्चियां व्यक्तियों के द्वारा उठाई जाएगी जितने उन्हें प्रतिदर्श लेने होते हैं। और ये पर्चियां ये प्रतिदर्श में सम्मिलित होते हैं। और ये पर्चियां ही प्रतिदर्श में सम्मिलित होती हैं।
यानी उस आंख पे पट्टी बांधकर जिस व्यक्ति ने जो संकेतक जो नंबर पे हाथ लगाया है वही प्राप्तांक या वही व्यक्ति को उसी व्यक्ति को प्रतिदर्श के रूप में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिदर्श लिए जा रहे हैं ये प्रतिदर्श कौन से कहलाते हैं बच्चों? लॉटरी मेथड के माध्यम से निकाले जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिदर्श, ये प्रतिदर्श हमारे दैव प्रतिचयन के अंतर्गत आता है। ये प्रतिदर्श हमारी कि दैव प्रतिचयन की विधि के द्वारा किस प्रकार से प्रतिदर्श ज्ञात किए जा रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? लॉटरी विधि, लॉटरी विधि के माध्यम से किस प्रकार समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसमें जो एक बात है खास तौर पे ध्यान रखना, जो इसमें प्राप्तांक दिए जाते हैं, जो अंक दिए जाएंगे ये अंक किससे होंगे बच्चों? यानी 1 2 3 4 क्रमवार, खास तौर ध्यान रखना ये अंक क्रमानुसार होते हैं। ऐसे नहीं किसी को 4 दे दे किसी को 5, स्टेप बाय स्टेप पर्चियां बांटी जाती है और पर्चियों में निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उठाकर उसे अनुसंधानकर्ता को लेने होते हैं। उतनी ही पर्चियां उठाता है वे उतनी ही पर्चियां उठाते हैं और ये पर्चियां ही प्रतिदर्श में सम्मिलित होती है। ये पर्चियों से तात्पर्य पर जो पर्ची जिस व्यक्ति के पास आई है उसे प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, ये पहली विधि हमारी होगी लॉटरी विधि। आगे अध्ययन करते हैं दूसरी विधि के बारे में, दैव प्रतिचयन की दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले से इसका स्क्रीनशॉट लेना, नीचे लिख दूंगा लेकिन आपको उसमें आधा अधूरा मैटर हो जाएगा तो एक साथ दोनों मैटर आपका सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आगे अध्ययन करते हैं दूसरी विधि के बारे में। स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी विधि का नाम शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने पूर्व में आपको चार्ट के माध्यम से लिखवाया। जिस विद्यार्थी ने जो विद्यार्थी हमारे नोट्स को पढ़ रहा है, हमें क्लासेस दे रहा है, वह विद्यार्थी आराम से समझ चुका होगा कौन सी विधि होगी। तो दूसरी विधि का नाम है बच्चों ढोल घुमाकर। ठीक है, द्वितीय विधि का नाम था ढोल घुमाकर। बाय रोटिंग कहने का तात्पर्य ढोल घुमाकर, ढोल घुमाकर विधि थी हमारी। बाय रोटिंग ड्रम, बाय रोटिंग ROTATING, रोटिंग ड्रम मेथड। ठीक है, बाय रोटिंग ड्रम मेथड, ढोल घुमाकर विधि कहने का तात्पर्य। अब ढोल तो आप लोगों ने देखा होगा। अब ढोल में दोनों हिस्से क्या होते हैं? बंद होते हैं। एक हिस्से खोलकर इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पर्चियां बना लेंगे, पर्चियां ढोल में डाल देंगे, घुमा देंगे, उसमें मिला देंगे और पर्चियां निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक सार रूप से छोटे रूप में हम ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिदर्श लिए जाते हैं। अध्ययन करते हैं इसका विस्तार पूर्वक क्या होता है, ढोल घुमाकर किस प्रकार से प्रतिदर्श लिए जाएंगे। देखिए इस विधि में इस विधि में ये हो चुका है हमारा। इस विधि में ढोल में समान आकार वाली, इस विधि में ढोल में समान आकार वाली लोहे या लकड़ी या जो कागज का हमारा गत्ता होता है, गत्ते के टुकड़े होते हैं, गत्ते के टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों पर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे होते हैं। तो ढोल के अंदर लोहे, लकड़ी या गत्ते की जो टुकड़े होते हैं, टुकड़ों के ऊपर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं टुकड़ों के ऊपर। फिर ढोल को घुमाया, फिर ढोल को
हाथ या मशीन से घुमाया जाता है ताकि सभी पर्चियां आपस में मिल जाए, ताकि सभी टुकड़े आपस में मिल जाएं, और फिर निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाता है। एंड ढोल में जो 9 अंक होते हैं वह निष्पक्ष वाला व्यक्ति आंखें बांधकर जो व्यक्ति इकट्ठे कर समय एकत्र कर रहा है उसके द्वारा अंक निकाल लिए जाते हैं। उन अंकों में जिस भी व्यक्ति का जिस भी समंक का नाम आएगा उसे प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया जाता है। नहीं, कई बार वर्तमान के अंतर्गत ढोल के स्थान पर एक मशीनें आ गई है। मशीन भी वो ढोल के समान ही होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रणालियां उसमें जो प्रणालियां होती है वो अलग प्रकार से होती है। कैसे होती है समझ लीजिए। लेकिन वर्तमान में यहां से लिख लेते हैं, लेकिन वर्तमान में ढोल के स्थान पर मशीन काम में ली जाती है। यानी मशीन होती है, मशीन को उस काम के लिए लिया जाता है। इस मशीन में 0 से 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं। यानी जो मशीन होगी, मशीन के अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक जो अंक लिखे हुए होते हैं, और जो ये अंक होते हैं ये अंक समग्र की इकाइयों के अनुरूप, ये अंक समग्र की इकाइयां कौन सी होगी वो भी देख लो बच्चों। इकाइयां होगी, कहने का तात्पर्य है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के रूप में जो इकाइयां दे देती होगी। ये अंक समग्र की इकाइयों के अनुरूप होते हैं। इकाइयों के अनुरूप चक्र में लिखे होते हैं। चक्र से बना हुआ होगा, चक्र में लिखे हुए होंगे। जैसे देखो, जैसे में क्या बताया गया, जैसे यदि किसी समग्र में 999 अंक है तो चक्र की संख्या कितनी होगी बच्चों?
चक्र की संख्या 3 होगी, चक्र में चक्रों की संख्या 3 होगी, और यदि 9 9 9 9 है तो चक्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 अंक है तो 4 होगी। चक्र कितनी होगी? चक्र की संख्या 4 होगी। ये चक्र होते हैं, चक्र को घुमाते हैं, जिसमें चक्रों को घुमाया जाता है। जिस बिंदु पर चक्र रुकता है, जिस बिंदु पर चक्र रुकता है उसे ही प्रतिदर्श के रूप में उस अंक को प्रतिदर्श के रूप में लिख लिया जाता है। इस प्रकार से ढोल घुमाकर जो समंक होते हैं, समंकों में जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं इस प्रकार से, यानी पहले जो ढोल हुआ करता था प्राचीन समय के अंतर्गत, इस विधि ढोल घुमाकर विधि में ढोल होता, ढोल के ऊपर लकड़ी लोहे गत्ते के जो टुकड़े होते थे उस पर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते थे, और ढोल घुमाकर किसी व्यक्ति को, निष्पक्ष वाले व्यक्ति से वो टुकड़े उठा लेने के लिए कहा जाता था, और जो टुकड़ा जिस अंक पर आएगा उसे प्रतिदर्श मान लिया। वर्तमान में आजकल ढोल के स्थान पर एक मशीन आती है ढोल जैसी। इस मशीन के अंदर क्या होता है बच्चों? चक्र होते हैं, चक्र के ऊपर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं। कितने अंक होते हैं चक्र पर? 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं, और ये अंक कहते हैं उसे, ये अंक समझ इकाइयां, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इकाइयों की संख्या बताई गई है। इस इकाइयों की संख्या के आधार पर अनुरूप होते हैं। जैसे हमने बताया उदाहरण, जैसे समग्र में 999, 9 9 9 3 बार अंक लिखे हुए हैं, तो यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक है, तो चक्रों संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? चक्रों संख्या 3 हो जाएगी। और यदि मान लो 9 9 9 4 बार है तो चक्रों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी मतलब चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। अभी चक्र को हाथ से मशीन के द्वारा, मशीन है तो मशीन द्वारा घुमाया जाएगा। जैसे पॉइंट बिंदु ये है मान लो चक्र का, यदि मशीन घूमने के बाद यदि जिस बिंदु पर आकर चक्र रुकता है, जिस बिंदु पर आकर चक्र रुक जाएगा, यदि मान लो यहाँ 9 लिखा हुआ है तो इसी 9 वाले अंक पर जो समंक लिखा हुआ होगा उसे ही प्रतिदर्श के रूप में उसका चयन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ढोल घुमाकर बाय रूटिंग ड्रम्स के माध्यम से दैव प्रतिचयन या प्रतिदर्श लिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ दैव प्रतिचयन की 2 विधियां हो चुकी है। आगे वाली क्लास में हम अन्य विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक सही विधि का स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे अध्ययन करेंगे। समझ में नहीं आया हो दोनों विधियां, लोटरी विधि और ढोल घुमाकर विधि, तो आप स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हो, आपको उस बिंदु के बारे में अवश्य समझाया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ लेना, आगे अध्ययन करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ले लिया सभी ने? ठीक।